हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था गाउस लॉ, गाउस का नियम। अब उसके बाद में हमें पढ़ने हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है हमारे पास में अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हमें चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए अनंत रेखीय आवेशित तार। एक तार होना चाहिए जो आवेशित है, मतलब चार्ज है, और उसकी जो लंबाई है वो कैसी है, अनंत है। तो हमने एक तार लिया इस तरह से, और इसकी लंबाई आगे चल के अनंत तक है। इस तार को नाम दे देते हम कोई भी ए बी, और ये आवेशित है। तो इस पर हमने ये मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, पूरे तार के ऊपर। इस तरह से ये एक हमने अनंत रेखीय आवेशित तार ले लिया। अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कहीं ना कहीं आसपास निकालनी होगी। तो उसके लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं। हमने इसका एक पॉइंट लिया O, और इस O पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट लिया, यहाँ पे P, और इस पॉइंट P पे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस पूरे तार पे, अब यहां भी आवेश है, यह आवेश भी इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा, यह आवेश भी इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा, यह आवेश भी इस पर विद्युत क्षेत्र लगाता है। ऐसे ये नीचे वाले आवेश भी इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, और ये अनंत तक है, तो वो सारे आवेश इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। अब हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कूलम नियम तो ये कहता है कि हर एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो और फिर सबको जोड़ लो, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। लेकिन ऐसा करने में तो हमें अनंत तक जाना पड़ेगा, वहां पे भी जो आवेश रखा हुआ है उसका भी विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, और फिर सबको ऐड करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगने वाला है। तो ऐसे नहीं करेंगे हम, कूलम नियम यूज नहीं लेते हम, इसके लिए गाउस का नियम काम में लेते हैं। गाउस का नियम कैसे काम में लेंगे, तो उसके लिए हमने O बिंदु से इधर भी और इधर भी समान दूरी पर दो अल्पांश ले लिए, एक यहाँ पे dl और ये भी दूसरा dl। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम A1, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम A2। तो A1 और A2 पॉइंट्स पे ये जो दो अल्पांश है dl एंड dl, इनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो दोनों की लंबाई समान है। हम क्या मान रहे हैं कि dl लंबाई ये है और ये भी dl है, तो दोनों की लंबाई समान है। तो इन पर जो आवेश होगा क्या वो समान होगा, बिल्कुल समान होगा। हम ये मान रहे हैं कि ये जो हमारा तार है, इस पर पूरे तार पर जो आवेश वितरित है वो एक समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पे मैं इतनी लंबाई का टुकड़ा लूं या फिर यहाँ इतनी लंबाई का टुकड़ा, समान लंबाई का टुकड़ा कहीं भी लूं, तो उस पर आवेश कैसा होगा, समान होगा। तो इन दोनों पर आवेश समान है। इन दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी भी कैसी है, समान है, क्योंकि ये साइड हमने कैसी ली है, दोनों बराबर ली है कि O से A2 की दूरी और O से A1 की दूरी बराबर है। तो यहां से ये वाली दूरियां भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये दोनों दूरियां बराबर हैं, ये आवेश भी बराबर है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी, समान होगी। लेकिन इस A2 पॉइंट पर जो अल्पांश रखा है dl, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे होगी, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ, तो इस दिशा में होगी A2P, और इधर किधर होगी, ये होगी इस दिशा में A1P। इसके कारण विद्युत क्षेत्र माना DE1 DE2 है, और A1 के कारण विद्युत क्षेत्र माना कितना है, DE1 है। अच्छा, इनके परिमाण कैसे होंगे, दोनों के समान होंगे। ये हमने अभी देखा था, आवेश समान है और दूरी समान है, लेकिन दिशा अलग अलग है। तो पहले तो हम इस दिशा की बात करते हैं, तो इसको घटकों में तोड़ लेते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, घटकों में तोड़ेंगे, इनके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। माना ये कोण थीटा है, तो इधर ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। तो थीटा से चिपकी हुई भुजा तो क्या होगी, हमने DE2 की बात कर रहा हूं, DE2 के लिए एक घटक ये होगा और एक घटक ये। तो इस घटक की बात करते हैं, तो थीटा से चिपकी हुई भुजा कौन सी होती है, कॉस वाली होती है। किसके लिए होगी, ये DE2 के लिए। इधर बात करें तो ये किसके लिए होगी, DE2 के लिए कौन सी वाली भुजा, साइन वाली। तो ये साइन थीटा वाली और ये कॉस थीटा वाली, DE2 के घटक हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं DE1 की। तो DE1 ये रहा, इसको घटकों में तोड़ेंगे तो एक इधर नीचे की तरफ और एक इधर
ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखो DE1 के लिए ये है थीटा, तो ये थीटा से चिपकी हुई भुजा वही DE1 cos ऑफ थीटा, और इधर की तरफ वही DE1 sin ऑफ थीटा। अच्छा देखते हैं, तो हम देखेंगे DE2 और DE1 दोनों के परिमाण कैसे हैं? समान। sin थीटा ये भी कैसा है? समान। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे? इक्वल होंगे, दोनों घटक समान होंगे, लेकिन दोनों की दिशा कैसी है श्रीमान जी? दोनों की दिशा अपोजिट है, विपरीत है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे, और हम कहेंगे कि परिणामी तीव्रता इस पॉइंट P पर इस दिशा में बचेगी केवल क्षैतिज घटकों के कारण, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक कैसे हो चुके हैं? निरस्त हो चुके हैं। तो पहले हम दिशा की बात करें, इसे लिखते हम कैसे लिखेंगे? देखिए, माना तो ये बात हुई इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की। माना कोई अपरिमित या अनंत लंबाई का तार है AB, जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु O के दोनों ओर हमने क्या किया? इसके लिए हम बिंदु O के दोनों ओर समान लंबाई dl के दो अल्पांश लेते हैं, A1 और A2। अब हमने क्या किया? उसके बाद में अल्पांश A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखी, जो A1 से P की ओर होगी, और A2 के कारण A2 से P की ओर होगी। इसका मान DE1 होगा, इसका मान DE2 होगा। परंतु यहाँ पे DE1 इज इक्वल टू DE2, इन दोनों का जो मॉड है, परिमाण है, वो कैसा है? इक्वल है। और अब हम इनको घटकों में वियोजित करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो घटक हैं उनमें ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि परिणामी तीव्रता क्षैतिज घटकों के कारण होगी, और उसकी दिशा होगी O से P की ओर, इस डायरेक्शन में। ये हमने बात की दिशा की। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र को कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करने के लिए वो पहले वाला डायग्राम तो केवल डायरेक्शन के लिए था, वो तो दिशा निकालने के लिए था। अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। ये अनंत लंबाई का हमारे पास में तार है, इस तरह से, इसका नाम था AB। अब हमें क्या करना है? इस पर एक गाउसियन पृष्ठ बनाना है। क्या होता है गाउसियन पृष्ठ? एक बंद काल्पनिक पृष्ठ बनाना है। तो उसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक बेलनाकार पृष्ठ बनाते हैं इसके चारों तरफ, इस तरह से। ये हमने क्या किया? एक बेलनाकार पृष्ठ बना लिया इस पर, बेलन के आकार का। और एक बेलन में आपको पता है कितनी पृष्ठ होती है? 3 पृष्ठ होती है, ऊपर और नीचे 2 तो होंगे वृत्त, और एक होता है उसका वक्र पृष्ठ, नीचे वृत्त और एक वृत्त ऊपर। तो ऐसे ही यहाँ पे ये 3 पृष्ठ है। ऊपर वाली पृष्ठ को नाम दे देता हूं मैं S1, नीचे वाले वृत्त को नाम दे देता हूं S2, और इस वक्र पृष्ठ को नाम दे दिया S3। इस बेलन की जो लंबाई है वो माना L है। कितनी ले रहे हैं हम? स्मॉल l। तो यहां से यहां तक जो तार की लंबाई होगी वो कितनी होगी? स्मॉल l होगी। ये बेलन के अंदर आ रहा है, तो जो बेलन की लंबाई है वही तार की लंबाई होगी। तो तार भी कितना होगा? स्मॉल l लंबाई का होगा। अब हम मानते हैं कि इस पर जो तार पर आवेश घनत्व है, रैखिक आवेश घनत्व, क्योंकि इस पर तार पर जो आवेश वितरण है वो कैसा है? रेखीय है। तार एक पतला लंबाई के अनुदेश है, तो इस पर आवेश वितरण रेखीय होगा। तो हम रेखीय आवेश वितरण घनत्व मानते हैं, वो कितना है? लैम्डा है। लैम्डा से ही तो लिखते थे हम रेखीय आवेश वितरण घनत्व को। इसका मतलब क्या है ये लैम्डा? इस पर इकाई लंबाई में आवेश कितना है? इकाई लंबाई में आवेश कितना है? लैम्डा। तो L लंबाई में आवेश कितना होगा? L इंटू लैम्डा। अरे ऐसे ही तो करते हैं हम एक एक नियम से। मैथ्स वालों को तो पता चल गया होगा, बायोलॉजी वालों थोड़ा ध्यान देना है। हम ऐसे ही तो करते हैं कि 1 रुपए के कितने पेन? 5 पेन। तो 10 रुपए के कितने हो गए? 5 गुणा 10। ऐसे ही यहाँ पे इकाई लंबाई का आवेश कितना? लैम्डा, मतलब एक लंबाई का। तो L लंबाई का कितना? L इंटू लैम्डा। ऐसे करते हैं। तो अब यहां पे देखेंगे हम इसको कैसे लिखेंगे। हमने क्या किया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक
एल लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, रचना नहीं करते, क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ये हमेशा कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो ये हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया जिसके 3 पृष्ठ होंगे, S1, S2 व S3 चित्रानुसार होंगे। माना इस तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना ले रहे हैं हम, इस तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, अर्थात इकाई लंबाई पे आवेश कितना है, लैम्डा। इसलिए इस एल लंबाई के तार पर आवेश कितना होगा, कहते हैं एल लंबाई के तार पर कुल आवेश तो कितना होगा, अभी देखा था हमने सिग्मा क्यू कुल आवेश इज इक्वल टू एल इंटू लैम्डा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास में हमने इस पर कुल आवेश निकाला। अब हमें कुल आवेश नहीं, हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हम इस पृष्ठ के लिए देखते हैं, इस वक्र पृष्ठ के लिए, S3 पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरह से है, यहां भी E वेक्टर की दिशा इस तरह से होगी, यहां भी E वेक्टर की दिशा इस तरह से होगी। अरे इस तार के कारण कैसी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, अभी देखी थी इस तरह से क्षैतिज है बाहर की तरफ, तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। S1 पृष्ठ की दिशा इस तरह होगी, पृष्ठ हमेशा कैसा होता है, तल के लंबवत, तो क्षेत्रफल की दिशा ऐसे होगी। बेलन हमारा ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो वृत्त बन रहा है ऊपर, इसकी दिशा ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे वृत्त बन रहा है उसकी दिशा इस तरह से नीचे की तरफ होगी। और इधर बात करें हम S3 की, तो S3 की दिशा इधर ही होगी। या फिर मैं यहाँ पे अल्पांश ले लूं एक छोटा सा, उसे कह लूं DS1, तो DS1 की दिशा ऐसे होगी। यहाँ अल्पांश लूं DS2, तो DS2 की दिशा भी ऐसे होगी। और यहाँ एक अल्पांश लूं DS3, तो उसकी दिशा भी ऐसे होगी। इट्स मीन इन दोनों के बीच में, इस E वेक्टर और DS1 के बीच में यहाँ कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहां थीटा कितना होगा, दोनों एक ही दिशा में, तो कितना होगा, 0 डिग्री। यहां पे बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब हम इस बल्क पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स की गणना करते हैं। तो कितना होगा वह कुल फ्लक्स, देखिए उसकी गणना करते हैं फ्लक्स की। और फ्लक्स की गणना से हम आसानी से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, बहुत ही इजी है। हमें गणना किसकी करनी है, फ्लक्स की। तो क्या होगा फ्लक्स, गाउस के नियम से इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। और ये हमने सिग्मा क्यू का मान कहां से रखा है, ये रखा है हमने समीकरण, नीचे लिख देते हैं, समीकरण 1 से। और ये बन गया हमारे पास में समीकरण 2। ये तो इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स है। यदि हम फ्लक्स की परिभाषा से बात करें कि फ्लक्स की परिभाषा से कितना फ्लक्स निकलने वाला है, तो फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है कि निकलने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E वेक्टर इंटू S वेक्टर, या फिर फाई इज इक्वल टू E S cos ऑफ थीटा। ये होती है परिभाषा तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स के लिए। लेकिन यहाँ पे पृष्ठ कितने, 3 पृष्ठ है। अच्छा आपसे कहा जाए इस पूरे बेलन से निकलने वाले पृष्ठ से, इस पूरे बेलन से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए, तो क्या आप केवल इसी पृष्ठ के लिए गणना करेंगे, ऊपर वाले पृष्ठ के लिए नहीं करेंगे। हमें कंप्लीट फ्लक्स की गणना करनी होगी यहाँ पे। तो कंप्लीट फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे हम, फ्लक्स की परिभाषा से
फाई इज इक्वल टू कितना होता है ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास में फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ पृष्ठ कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। लेकिन यहाँ पृष्ठ के 3 भाग हैं, S1, S2 व S3। अतः कुल फ्लक्स को भी तीनों भागों के लिए अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो इस पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स को हम कैसे निकालेंगे, इस पृष्ठ से निकलने वाला ऊपर वाले पृष्ठ से प्लस इस पृष्ठ से निकलने वाला प्लस नीचे वाले पृष्ठ से, मतलब तीनों पृष्ठों से कितना निकलता है, ऊपर वाले से निकला कितना, इधर वाले से इस वक्र पृष्ठ से निकला कितना और इस नीचे वाले से कितना निकला, उन तीनों को ऐड करके, तीनों को जोड़ करके हम कुल फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना होगा वो, अतः फाई इज इक्वल टू पहले पृष्ठ के लिए पहला पृष्ठ क्या है हमारे पास में S1, तो इसके लिए कितना ले लेते हैं हम d∅1 प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए d∅2 प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए d∅3। लेकिन हमें अकेला d∅1 मतलब इस अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स नहीं लेना है, कुल फ्लक्स लेना है। तो हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं तीनों का। पहला वाला ∅1 किसके पृष्ठ के लिए है, तो ∅1 है हमारे पास में S1 पृष्ठ के लिए, तो इसका समाकलन किसके लिए करेंगे हम, S1 पृष्ठ के लिए। ∅2 किस पृष्ठ के लिए है, तो ∅2 है S2 पृष्ठ के लिए, और ∅3 है हमारा S3 पृष्ठ के लिए। तो इन तीनों पृष्ठों के लिए अलग अलग से, अब ये क्या हुआ, ये S1 पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, ये क्या हुआ S2 पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, और ये क्या हुआ, ये हुआ S3 पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स। और तीनों पृष्ठों के कुल फ्लक्सों को जोड़ दें तो इस पूरे बेलन से निकलने वाला कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो देखिए इसे इधर सॉल्व करते हैं। फाई इज इक्वल टू, समाकलन करेंगे हम किसके लिए, S1 के लिए, और d∅1 का फॉर्मूला वही E ds cos ऑफ थीटा, इसको d∅ से डिनोट कर लीजिए यहाँ, तो E ds, लेकिन S1 पृष्ठ के लिए अल्पांश क्या है हमारे पास में, S1 पृष्ठ के लिए अल्पांश है कितना, ds1 और cos ऑफ थीटा। इसके लिए कौन को लिख देते हैं हम, θ1 से, S1 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए θ2 और S3 पृष्ठ के लिए θ3 प्लस, अब S2 पृष्ठ की बात करें तो S2 पृष्ठ के लिए निकालते हैं हम d∅2, फॉर्मूला वही है E ds cos ऑफ थीटा, तो E तो समान है सबके लिए, डॉट ds, S2 पृष्ठ के लिए अल्पांश ले रहे हैं हम, ds को कितना है ds2 इनटू cos ऑफ थीटा प्लस S3 E, अब क्या लेंगे हम ds3 cos ऑफ θ3। इस तरह से हम तीनों प्रश्नों के लिए देखते हैं। लेकिन क्या θ1 का मान कितना है, θ1 का मान है हमारे पास में 90 डिग्री, θ2 का मान भी कितना है 90 डिग्री, और θ3 है 0, और cos ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू हो जाती है कितनी 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई 0, मतलब θ1 की जगह हम क्या रखेंगे 90। तो देखिए क्या आने वाला है, फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ के लिए समाकलन S1 के लिए E ds1 cos ऑफ 90 प्लस इसके लिए करते हैं तो S2 E ds2 cos ऑफ S2 के लिए θ2 कितना कोई 90 प्लस S3 पृष्ठ के लिए E ds3 cos ऑफ θ3 कितना है 0।
अच्छा इनको देखेंगे cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कंप्लीट क्या हो गया 0, ये कंप्लीट क्या हो गया 0, तो फाई क्या बचा, फाई इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस किसके लिए S3 के लिए E इंटू DS3 और cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो उसे हम नहीं लिखते हैं, तो ये हमारे पास में फ्लक्स आता है फाई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ के लिए समाकलन किसके लिए E DS3 और कौन से पृष्ठ के लिए करेंगे हम S3 पृष्ठ के लिए करते हैं। अब आगे देखते हैं इसको, देखिए कितना आएगा फाई इज इक्वल टू समाकलन करना है। अच्छा E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है, तो ये तो आ जाएगी बाहर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर, और आपको समाकलन करना होगा S3 पृष्ठ के लिए किसका DS3 का। अच्छा आप देखिए DS3 पृष्ठ कौन सा है, ये वाला वक्र पृष्ठ आपका DS3 पृष्ठ है, और इस पूरे का समाकलन करना है, मतलब पूरे का क्षेत्रफल लेना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू h, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 2 पाई, रेडियस कितनी है, तो कितनी दूरी पर था हमारा बिंदु P r दूरी पर, तो वो त्रिज्या तो वही r इंटू ऊंचाई h, और यहाँ पे बेलन की ऊंचाई कितनी है l, तो ये आ गया हमारे पास में फ्लक्स इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास में फ्लक्स कितना आया था, अभी हमने देखा था फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। तो अब देखेंगे वहां से इसका फ्लक्स का दोनों का मान समान रखते हैं, समीकरण 2 व 3 से, तो रखिए मान लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो निकाल रहे थे हम, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, इधर पहले से कौन है, इस 2 पाई आर को हम इधर लेके आ रहे हैं, तो इधर पहले से है लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर लेके आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, एल से एल कैंसिल आउट, ई इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, आर को बाद में लिखते हैं, इंटू ऊपर क्या रह गया लैम्डा और नीचे रह गया आर, इस तरह से लिखा है मैंने, 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख दिया है, लैम्डा अपॉन आर को इधर लिख दिया। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऊपर 2 से गुणा कर दूं और नीचे भी 2 से गुणा कर दूं, कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू, हमें दिखाना नहीं है, बस ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर तो हो गया 2 लैम्डा, नीचे 2r की जगह मैंने रखा r, उस 2 को मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो ऊपर तो हो गया 2 लैम्डा, और नीचे 2 आके यहां गुणा हो जाता है, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या रहा 1, तो ये बन गया हमारे पास में फॉर्मूला E वेक्टर का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है K इंटू 2 लैम्डा अपॉन R। तो ये अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु पर। थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत इजी है, आप इसे नॉर्मली आसानी से एक बार अपने हाथ से सॉल्व करेंगे तो आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो ये हुई हमारे पास में अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और ये हुआ इक्वेशन नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और आपको लर्न करने के लिए एक बार अपने हाथ से लिखना होगा, आपको कंप्लीट लर्न हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।